Good morning, student. Today we will discuss the next topic of your 7th chapter, which was production function. So today we are going to discuss the law of variable proportion with its table and the diagram. ठीक है बच्चे, तो इसमें क्या रहेगा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि मीन्स इफ यू चेक द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम लास्ट 10 years, you are going to notice that दिस टॉपिक इज कंसिस्टेंटली मीन्स ये आता ही है एग्जाम में, तो इसको आप बहुत अच्छे से बाय हार्ट इसको प्रिपेयर करो विद इट्स डायग्राम एंड द शेड्यूल एंड द डेफिनेशन। स्टार्टिंग में सबसे पहले है इसका जो डेफिनेशन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो, स्टिल आई एम रिकॉलिंग यू विद दैट। इट्स क्या कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट द मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद द फिक्स्ड फैक्टर, कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर्स के साथ फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर्स को इन्वॉल्व करते जाएंगे। फिक्स फैक्टर क्या है? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह, जो प्रोडक्शन के स्टार्टिंग से लास्ट तक इट रिमेन कांस्टेंट है ना। तो जैसे जैसे हम फिक्स फैक्टर में वेरिएबल फैक्टर को लाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर होगा वो स्टार्टिंग में राइज अप होगा, देन डिक्रीज होगा, एंड देन इवेंचुअली सिचुएशन मस्ट कम when the marginal product of variable factor become negative or even zero। ठीक है, अब इसको ही अगर हम टेबल के थ्रू देखते हैं, शेड्यूल के थ्रू देखते हैं, तो देखो कैसे होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ यूनिट ऑफ लैंड, यूनिट ऑफ लैंड। अब लैंड क्या हो गया बेटा? लैंड हो गया आपका फिक्स्ड फैक्टर, तो it will be constant throughout the production, it will be constant throughout the production। तो ये तो हमेशा रहेगा 1 1 1 1 और whatever 10 20 whatever। after that labor क्या है? labors are because it varies with the production। आज कम काम है, 2 लेबर, तो ज्यादा काम है 20 लेबर, तो ये क्या होगा? ये वेरी करता जाएगा, ये वेरिएबल फैक्टर है। अब ये क्या है? ये फिक्स फैक्टर है। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। आफ्टर दैट टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? द सम टोटल ऑफ द प्रोडक्शन। तो उसमें क्या है? सपोज इसका क्या हिसाब होता है? जैसे टी का होता है कि पहले बढ़ेगा इन इंक्रीजिंग रेट, देन डिक्रीज एंड देन नेगेटिव। बढ़ रहा है 2 5 9 इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीजिंग इन डिक्रीजिंग रेट, देन कांस्टेंट हो जाएगा 15 15 एंड देन डिक्रीज हो जाएगा। नाउ कैलकुलेट द एमपी का फॉर्मूला क्या रहता है? एमपी इक्वल्स टू डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू या डेल्टा एल। तो एमपी कैसे लिखेगा? स्टार्टिंग में कोई चेंज नहीं है, 2 5 से 2 है 3, 9 minus 5 is 4, 12 minus 9 is 3, then 14 minus 12 is 2, 15 minus 14 is 1, 15 minus 15 is 0, and 14 minus 15 is -1। तो हम एमपी में क्या देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में बढ़ रहा है, देन घट रहा है, देन 0 देन नेगेटिव भी हो रहा है। तो हम इन 3 फेजेस को इस तरीके से लेंगे कि ये तो आपका क्या हो गया 1 से 2 से लेके 4 तक, ये सिचुएशन क्या हो गई? इंक्रीजिंग return to the factor। ये क्या हो गया? 3 4 3 2 1 is decreasing return to the factor, decreasing return to the factor। next 1 से -1 तक है नेगेटिव रिटर्न, नेगेटिव हो रहा है ना, नेगेटिव रिटर्न टू द फैक्टर। ओके, अब इसको ही अगर हम कर्व के थ्रू देखेंगे तो क्या होगा? देखो बेटा, सपोज ये है आपका टोटल प्रोडक्ट और ये है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट 0 x y 0 x y। अब क्या है? टीपी देखो क्या हुआ है? पहले तेजी से बढ़ाएंगे, मीन्स हम इसको तेजी से बढ़ाएंगे,
देन बढ़ा है बट डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ाएंगे मगर धीरे धीरे, और फिर क्या हो गया है वो डाउन हो रहा है, मतलब इसे फिर हम डाउन कर देंगे, एक मैक्सिमम पॉइंट के बाद डाउन। एनपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जीरो हो रहा है, देन नेगेटिव भी हो रहा है। तो अब इसका क्या करेंगे, एनपी को क्या करेंगे, पहले बढ़ाएंगे, देन घटा के नीचे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या है, ये वाला पोर्शन जब तक आपका टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तो ये हो गया आपका स्टेज 1, ठीक है। जब आपका टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है और एनपी भी आपका बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका पॉइंट के एंड इट इज पॉइंट ई। ये वाला कौन सा स्टेज है आपका, स्टेज 1 विच इज increasing return to the factor, increasing return, okay, increasing return to the factor। next है आपका when TP is maximum and MP is 0, है ना, when TP is maximum and MP is 0, ये सेकंड स्टेज है। ये कौन सा स्टेज है आपका, सेकेंड स्टेज। तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है आपका, सेकेंड स्टेज में क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू द फैक्टर, क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू द फैक्टर। एंड द लास्ट वन इज स्टेज 3, ये आपका टीपी है ना, ये आपका एनपी है। स्टेज 3 थर्ड स्टेज जो है negative return to the factor, ओके। तो बेटा ये डायग्रामेटिकली इसका रिप्रेजेंटेशन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, कि जैसे जैसे एनपी पहले बढ़ रहा है, फिर उसके बाद घट रहा है, एंड देन जीरो, एंड देन नेगेटिव हो रहा है। तो इस पूरी डेफिनेशन को ये इन्होंने स्केड्यूल और डायग्राम के थ्रू करा हुआ है, तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही इसको लर्न करना है। एंड नाउ द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू द फैक्टर, कि ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो आपका प्रोडक्शन स्टार्टिंग में जाता है, इसका रीजन क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम सोचेंगे अपने दिमाग से कि क्या इसका रीजन हो सकता है, क्यों प्रोडक्शन जो है वो पहले इंक्रीज होता है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि स्टार्टिंग में जो मशीन होती है वो अच्छा काम करती हैं, जो डैप्स में लगा होता है, जो लेबर्स होते हैं वो अच्छा काम करते हैं, हम उसको फुल्ली अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। तो वही है कॉजेज ऑफ, देखो कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू द फैक्टर, क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट, पुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, पुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, ये जो फिक्स्ड फैक्टर है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह, इनका फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हो, अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, मशीन भी अच्छा काम कर रही है, तो इसलिए जो प्रोडक्शन होगा वो इंक्रीज होगा। सेकंड इज डिविजन of labor and increase efficiency, जो लेबर्स का डिवीजन है, जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनका जो डिवीजन है वो कुछ इस तरीके से किया हुआ है डिवीजन, कि जो जिस काम में ज्यादा एफिशिएंट है उसको वो काम दिया हुआ है, तो इसलिए जो काम की जो प्रोडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज होगी ही होगी। नेक्स्ट है बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, जो फैक्टर्स है वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर, इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा है, तो अच्छा कोऑर्डिनेशन होने से क्या होगा कि काम भी
अच्छे से ही होगा। अब ऑन द अदर हैंड इफ वी डिस्कस द कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू द फैक्टर, जो ये हुआ है आपका डिक्रीजिंग और नेगेटिव, मतलब काम आफ्टर अ टाइम बीइंग जो प्रोडक्शन है वो कम क्यों हो जाता है, तो उसके रीजन जस्ट इसके अपोजिट हो जाएंगे। तो अपोजिट होके क्या क्या हो जाएंगे, देखो अपोजिट होंगे अगर वो, तो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके, एक तो फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर, जो फैक्टर है वो अगर फिक्स है कि आप एक ही फैक्टर से काम करे चले जा रहे हो, उनको चेंज ही नहीं कर रहे हो, मशीन आपने एक ही लगाई हुई है वर्षों से, वो काम भी ठीक से नहीं कर पा रही है, उस पर डेप्रिसिएशन लग गया है, ना उसमें ऑयलिंग हो रही है, ना कुछ हो रहा है, तो ऑफकोर्स जो आपका काम होगा, उसका जो प्रोडक्शन होगा वो स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूबिलिटी, इम्परफेक्ट factors substitutability कि जो आपके फैक्टर हैं उनका एक अच्छा सब्स्टिट्यूट आपको मिल ही नहीं रहा है। सपोज एक सिचुएशन अज्यूम करते हैं, सपोज पहले के टाइम पे था कॉटन से चरखे के थ्रू कपड़ा बनाया जा रहा है, सपोज उस चरखे की जगह अगर कोई दूसरी मशीन उसके ही जैसी कोई एक ऐसी मशीन जो उस चरखे को सब्स्टिट्यूट नहीं करती, अगर कोई ऐसी मशीन जब तक इंट्रोड्यूस नहीं की जाती, तो आज की डेट में भी हम कपड़ा किससे बना रहे होते, चरखे से बना रहे होते, धागा किससे बन रहा होता, चरखे से बन रहा होता। तो क्या वो इतनी सारी डिमांड को फुलफिल करता, नहीं कर पाता। तो क्यों हुआ वो, क्योंकि जो चरखे का सब्स्टिट्यूट था, चरखे की सब्स्टिट्यूटिंग जो मशीन थी वो इंट्रोड्यूस की गई, जिसकी वजह से कपड़ा या जो धागा या व्हाटएवर जो यार्न वगैरह है वो सारी चीजें अच्छे से और प्रोड्यूस हुई। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर, नेक्स्ट क्या है, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, जो फैक्टर्स हैं उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही पुअर है, मतलब वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, काफी पुराने हो गए, कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं हो रहा है, तो इस वजह से भी जो आपका काम होगा वो कम हो जाएगा। ओके, अब है बेटा रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। between TP and MP। TP एंड MP के बीच क्या रिलेशन है, टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट के। तो सेम वही रिलेशन है जो TU और MU के बीच का है कि as TP increases MP decreases, when TP decreases and when TP is maximum MP is zero, when TP decreases MP become negative। सेम वही है। तो क्या बोल रहे हैं देखो, so long MP increases TP increases at increasing rate, so long MP increases TP increases in increasing rate। बेटा ये मैंने तुमको यूटिलिटी वाले चैप्टर में ही बता दिया था कि जैसे जैसे हमने क्या पढ़ा था यूटिलिटी वाले चैप्टर में, हमने ये पढ़ा था कि जब तक MU बढ़ता है इसका मतलब क्या होगा कि जो TU है टोटल यूटिलिटी है वो भी बढ़ रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तेज तेज बढ़ रही है। ठीक है, तो सेम वही है कि जब तक MP इंक्रीज होगा TP भी बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से। ओके, नेक्स्ट क्या है, when MP decreases, when MP decreases, it means TP is increases in decreasing rate। क्या बोल रहे हैं कि अब क्या है कि जब MP डिक्रीज होता है, मतलब जब MU मार्जिनल यूटिलिटी जब डिक्रीज होती थी, इसका मतलब क्या होता था
कि TU बढ़ तो रहा होता था मगर धीरे धीरे डिक्रीजिंग रेट में। तो सेम हियर कि व्हेन NP डिक्रीजेस इट मीन TP इज इंक्रीजिंग बट इन डिक्रीजिंग रेट या फिर डिमिनिशिंग रेट भी आप इसे कह सकते हो। आफ्टर दैट maximum TP implies that NP is 0। कि जब TP मैक्सिमम हो जाता है तो NP 0 हो जाता है। कैसे कि भाई अगर TP है 15 एंड देन अगेन 15 तो 15 माइनस 15 इज 0। सेम कि अगर TU मैक्सिमम होगा तो NU 0 होगा, TP मैक्सिमम होगा तो NP 0 होगा। तो बेटा सेम कॉन्सेप्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि MU वाला TU वगैरह वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ना, क्योंकि सेम वही कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन में लगा, कॉस्ट में इसके आगे लगेगा, रेवेन्यू में इसके आगे लगेगा। तो सेम वही कॉन्सेप्ट आते जाते हैं। Tomorrow we'll discuss the numerical related to the chapter. Till then you revise the terms and the concept and try to make your own notes, and I'll try to send the notes related to the chapter tomorrow. Till then, take care.